देश विदेश की परिभाषा लोग नहीं, संस्कृति बतलाती है हमारी। दशकों से इस मुल्क की किस्मत हर वर्ग ने है सवारी। एक सीमा पर लगे हैं ये दो मुल्क, इस जीवन में किसको मैं जान पाऊंगा। शायद पहेली बनी इस उम्र में, प्रश्नों में ही मर जाऊंगा। हिंदुस्तान जैसे खूबसूरत मुल्क को छोड़ना शायद मेरे खातिर एक गलती साबित हुई। हिंदुस्तान, लड़कपन के समय अपने देश का नाम सुन हृदय में एक किस्म की ठंडक सी महसूस होती थी मुझे। स्कूल कॉलेज के दिनों में एक होनहार छात्र के साथ मैं एक अच्छा वक्ता भी था। जिस समय मेरी उम्र के लड़के डॉक्टर, इंजीनियर बनने के सपने देखा करते थे, उस समय मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। मेरा नाम एक नहीं मगर मेरा असली नाम था आदर्श कुलकर्णी। कॉलेज की तालीम हासिल कर मैंने इंडियन आर्मी में ज्वाइनिंग के खातिर अप्लाई करना शुरू कर दिया था। एक साल बाद ट्रेनिंग के दौरान मेरी मुलाकात रॉ के कुछ ऑफिसर्स से हुई और उसी रोज मेरे जहन में एक आर्मी ऑफिसर की तस्वीर नहीं बल्कि एक जासूस की तस्वीर बन चुकी थी। उन लोगों ने कई तरीके से मुझे मनाया। एक अफसर नहीं, एक जासूस बनने की बात थी इस दफा। मुझे मेरे मुल्क की इस कद्र बातें बताई गई थी मानो मेरे जहन में हर समय केवल देश और देशभक्ति दिखाई पड़ती थी। आखिर मैं एक कट्टर, एक वतन परस्त, एक देशभक्त हिंदुस्तानी था। और भारत मां को साक्षी मान मैंने रॉ का जासूस बनना कबूल किया। तकरीबन 2 साल की ट्रेनिंग, साथ ही अन्य विषयों में रॉ से तालीम हासिल कर मैं पाकिस्तान चला गया। अपना घर, अपने परिवार को पीछे छोड़ मैं अपने मुल्क के खातिर पाकिस्तान आ गया था। और अब आदर्श कुलकर्णी से मेरा नाम था मोहम्मद तालिब। पाकिस्तान के मुख्य द्वार पेशावर में रहकर मुझे हिंदुस्तान के लिए जासूसी करनी थी। तकरीबन 15 रोजों तक पेशावर में रहे मुझे अनजानापन ना जाने क्यों रत्ती भर भी महसूस नहीं हुआ। हाँ, जुबान, मजहब हिंदुस्तान से काफी मुख्तलिफ था, मगर लोगों से मिल, उनसे बातें कर मुझे महसूस नहीं होता था कि मैं दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में हूं। तकरीबन 6 महीने के अंतर्गत मैं पाकिस्तान के पेशावर का एक वाकिफ बाशिंदा बन चुका था। मैंने पेशावर मिलिट्री बेस के करीब एक दुकान किराए पर लेकर कारोबार करना शुरू कर दिया था। पेशावर मिलिट्री बेस के तकरीबन 500 मीटर दूर ही मैंने एक दुकान किराए पर ली थी। मेरा काम था पाकिस्तान के अंदर हमारे जितने भी एजेंट्स थे उन्हें हर तरह की मदद पहुंचाना। 2 महीनों के बाद मेरी दुकान बिस्मिल्लाह बिरयानी का नाम पेशावर मिलिट्री बेस तक काफी हद तक मशहूर हो चुका था। और 1 साल बाद वही होना शुरू हुआ जो मैं चाहता था। पेशावर मिलिट्री बेस के कई आला अफसर मेरी दुकान पर आना शुरू हो गए थे। रॉ को मुसलसल अब मैंने वहां की खबरें पहुंचाना शुरू कर दी थी। कुछ दिनों बाद जुमे के रोज आर्मी बेस कैंप के नजदीक विलायती मस्जिद में भी मैंने जाना शुरू कर दिया था ताकि पाकिस्तान आर्मी के आला अफसर के साथ नमाज पढ़ मैं उनसे गुफ्तगू कर सकूं। और अब पेशावर मिलिट्री बेस में काफी अच्छी बातचीत मेरी शुरू हो गई थी। इस बीच कई मर्तबा पेशावर में रह रहे हमारे एजेंट्स मेरे पास आया करते थे। पाकिस्तान में मुझे 1.5 साल हो चुके थे, मगर अनजान मुल्क में जब मैं अपने रॉ के एजेंट से मिलता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसी बीच मैंने निकाह किया। मेरी बेगम वहीदा, मोहम्मद तालिब, यानी मुझे आज पाकिस्तान में 5 साल हो चुके थे। हमारी 2 बेटियां थी। पाकिस्तान में जब भी मैं टीवी खोलता तो कई दफा मालूम होता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बॉर्डर पर झड़प चल रही है।
पाकिस्तान की मीडिया में कई दफा यह सुनने को मिलता कि हमने काफिरों को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के एक बाशिंदे के तौर पर कई दफा मेरी बीवी और बच्चियां भी हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलती थी। बुरा तो लगता था, मगर फिर यही सोच मैं मुस्कुरा देता कि आखिर हिंदुस्तानी तो मैं हूं, मेरा परिवार थोड़ी। बस कई दफा एक ही बात मुझे परेशान करती थी कि कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच मेरा परिवार ना पिस जाए। और फिर ईद के रोज सब कुछ मेरे जीवन में बदल गया। ईद से एक रोज पहले एक सज्जन मेरी दुकान में आए। रॉक एजेंट से बात करने का मेरा कोड जेम्स था। जब कोई मुझे जेम्स कहकर पुकारता था तो वो एक सिग्नल होता था दैट समवन नीड माय हेल्प। उस रोज भी मेरे पास कोई आया और उसने मुझे पुकारा, जेम्स। ये नाम सुन एज यूजुअल मैंने 4-5 क्रॉस कोड्स पूछे और आखिरकार मैं मानना तो नहीं चाहता था, मगर मुझे मानना पड़ा दैट ही इज आवर गाय। उसने मुझसे कुछ निजी दस्तावेज मांगे। मैं भाब सकता था कि कुछ गड़बड़ है, मगर न जाने क्यों मैंने उस पर यकीन कर लिया। दुकान के सामने की दीवार पर मैंने एक आला बनवा रखा था जिसमें एक लॉक भी मैं करता था, और जैसे ही मैंने ताला खोल दस्तावेज बाहर निकाले तभी मेरे पीछे से कुछ आवाज आई। मैं पीछे मुड़ा तो पीछे पाकिस्तान आर्मी के वही अफसर मुझे पॉइंट ब्लैंक टारगेट कर हाथ में बंदूक लिए खड़े थे, जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती थी। मुझे समझ आ चुका था कि अब जिंदगी जहन्नुम से भी खराब होने वाली है। एक अफसर की बंदूक छीनने के खातिर मैं आगे बढ़ा। बंदूक मैंने छीनी भी, मगर उसको मारने के लिए नहीं, बल्कि खुद को खत्म करने के लिए। मगर किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी मेरी, चूंकि एक अफसर ने गोली सीधा मेरे पांव पर मारी थी। वो सभी मुझे पकड़ आर्मी जेल ले गए। वहां उन्होंने मुझे बहुत टॉर्चर किया। मेरे 3 नाखून उखाड़ दिए गए। रोजाना मेरी आंखें फोड़ मुझे अंधा करने की धमकी दिया करते थे। हर रोज मेरी पिटाई हुआ करती थी। घंटों मुझे भूखा रखा जाता था। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मुझे मालूम हुआ कि मेरे घर की तलाशी में उन्हें सभी दस्तावेज मिल चुके थे जो मेरे जासूस होने के प्रमाण थे। मुझे इस जेल से लाहौर सेंट्रल जेल भेज दिया गया। वहां मेरी टांगों को बांध कई दिनों तक उल्टा टांग पूछताछ की जाती थी। मुझे मालूम नहीं था कि मैं कितने महीनों तक नजरबंद रहा। एक रोज मालूम हुआ कि पूछताछ से तंग आकर मेरी बेगम वहीदा ने खुदकुशी कर ली थी। चंद समय के भीतर मेरी बच्चियां यतीम हो गई थी। जेल में न जाने कितने बरस मैं नजरबंद रहा। कई दफा वहीदा को स्वर्ग में महसूस कर खत चिट्ठी लिखने की इच्छा हुआ करती थी, मगर बदकिस्मती से मुझे कागज कलम नहीं दी जाती थी। इतने महीनों से कालकोठरी में रहा, इसलिए लगता था मानो कोरा कागज भी शीशे की तरह चमकेगा। यहां खत लिखने में असमर्थ था, इसलिए दीवार पर बढ़ते नाखून खिसकर उन्हें शब्दों का रूप दिया करता था। न जाने कितने सालों से केवल 1 रोटी और मिर्च खाने के लिए दी जाती थी मुझे। जेल में रहे साल कुछ इस कदर गिना करता था मैं। जिस रोज पहरेदार मुस्कुराता हुआ आता था तो मैं जानता है 1 साल बीत चुका, आज ईद है। रोजाना मेरे बदन पर बंदी बेड़ियों की आवाजें ही सुन इतने सालों तक संगीत का आनंद लिया करता था मैं। हर साल ईद के रोज ही मुझे मालूम होता
कि 1 साल और। आखिर में मैंने 30 ईद गिनी और एक रोज मुझे मालूम हुआ कि सालों पहले पकड़े गए जासूसों में एक नाम मेरा भी था, जिन्हें जासूसों की अदला बदली में हिंदुस्तान वापस भेजा जा रहा है। 1 महीने बाद मुझे जेल से छोड़ा जा रहा था। इस 1 महीने में मेरे साथ जेल में बहुत अच्छा सलूक हुआ। मेरी नजरबंदी खत्म कर दी गई। मेरी लाहौर के कई कैदियों से दोस्ती हुई। ना मुझे लगता था वो पाकिस्तानी है, ना वो मानते थे कि मैं हिंदुस्तानी हूं। इस 1 महीने के दौरान मेरी पाकिस्तान सरकार से एक ही दरख्वास्त थी कि मैं अपनी बच्चियों से आखिरी दफा मिलना चाहता हूं। शायद उन्होंने कोशिश भी करी, मगर 20 करोड़ पाकिस्तानियों में मेरी 2 बेटियां ढूंढना आसान तो आखिर नहीं था। अगले रोज सुबह 4 बजे वाघा बॉर्डर के लिए मेरी बस थी। जेलर साहब ने मुझसे पूछा, आदर्श, इसके बाद जाओगे कहां? मैंने जवाब में दिल्ली कहा। जेल में वेरिफिकेशन करा, मुझे मालूम हुआ कि मैं 60 साल का हो चुका हूं। बस में बैठ मैं वाघा बॉर्डर पहुंचा। जिन्ना साहब की तस्वीर पीछे छोड़ मैं गांधी जी की तस्वीर की ओर बढ़ा। मुझे भ्रम था कि हम सिपाहियों के स्वागत में कई नौजवान हमारा स्वागत करेंगे, मगर मैं गलत था। मेडिकल चेकअप के बाद मैं दिल्ली गया। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इसी दिल्ली को पीछे छोड़ मैं पाकिस्तान गया था। मैंने दिल्ली पुलिस की मदद से पार्लियामेंट में कई एप्लीकेशंस लगाई, मगर कोई फायदा नहीं। मैंने दिल्ली के रॉ ऑफिस के अंदर जाने की कई दफा कोशिश करी, उन अफसरों से मिलने की कोशिश करी, मगर मुझे कुछ हाथ ना आया। अपने पुराने घर गया तो ना घर मिला, ना बाबूजी। पड़ोस के जिन बच्चों को गोद में उठा खिलाता था मैं, उनके भी बालों में अब सफेदी आ चुकी थी। किसी ने बताया मां बाबूजी का 20 साल पहले स्वर्गवास हो गया था और हमारे पुश्तैनी मकान पर किसी ने कब्जा कर लिया था। रोजाना मेरा यही नियम था, पार्लियामेंट के चक्कर लगाना। दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली बस में एक रोज एक जवान लड़के के पांव पर गलती से पैर रखा गया मेरा, तो जिस कद्र अपमान सूचक शब्दों से उसने मुझे धुतकारा, तो मेरे जहन में केवल एक सवाल था, क्या यही देशभक्ति का सिला है मेरी? हताश हो एक रोज अपने किराए के कमरे में बैठा हुआ था मैं कि तभी फोन बजा। फोन के दूसरी ओर एक मोहतरमा थी जो दिल्ली की पाकिस्तान एम्बेसी से मुझसे बात कर रही थी। उन्होंने मुझसे कहा, इस्लामाबाद में कोई आपसे बात करना चाहता है। फोन लाइन उस मोहतरमा ने इस्लामाबाद कनेक्ट करी। लाइन कनेक्ट होने पर मैंने कहा, हेलो, कौन? तो दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो अब्बू। मैं कुछ आगे नहीं सुन पाया, क्योंकि उन होठों की मिठास से मैं जान चुका था कि इस्लामाबाद से और किसी का नहीं बल्कि मेरी खुद की बेटियों का फोन था। खुशी के मारे मुझे दिल का दौरा पड़ चुका था। अपनी बेटियों के होठों से भले ही मैंने केवल अब्बू सुना था, मगर मैंने उस समय अपने जीवन में सब कुछ मानो पा लिया था। मेरी बेटियां फोन पर भले ही कितनी दफा मुझे पुकार रही थी, मगर आज मैं खुशी से अपनी आंखें बंद कर रहा था। शायद स्वर्ग में वहीदा से मिलूं, मगर उस एक पल ने मेरे जीवन के 30 साल भुला दिए थे। काश पाकिस्तान में रहकर एक मर्तबा मैं अपनी बेटियों को देख सकता।
जासूसी दुनिया की एक कड़वी सच्चाई है। रॉ के ऐसे अनगिनत कितने जासूस हैं जो सालों साल अपने अंतिम श्वास भी गैर मुल्कों में लेते हैं। उनके जज्बे, उनकी हिम्मत, उनकी वतन परस्ती को मैं प्रणाम करता हूं। और इसी कथा के साथ हर भारतीय की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने सिपाहियों की इज्जत करें। मेरा नाम है मिहिर और आपने सुनी मेरी आवाज में रॉ के अनजाने जासूस की एक कथा। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं जहां। मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं जहां। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। कभी धूप लेप के आसमां हमने सुनहरी कर लिया। फिर धूप बांध के पाँव में हम उड़े हैं ठंडी हवाओं में। ज़मीं मेरी, मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहां। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी वक्त उठा के सरों पे हम और आग लेके परों पे हम। कभी छानी खाली खला कहीं हम उड़े जहाँ पे हवा नहीं। ज़मीं मेरी, मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। मेरी जिंदगी परवाज़ है, मेरी जिंदगी परवाज़ है वो फिजा मेरी, मैं उड़ूं जहाँ। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत है जहाँ। ये ज़मीं मेरी, मेरा आसमां बड़ा खूबसूरत